जय हिंद। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का, यानी लाइट से संबंधित, प्रकाश संबंधित क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज उनको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जिस लेवल के, जिस पैटर्न के, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आज वाली क्लास में इंक्लूड किया है। बड़े आराम से क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और क्लास में ही आपको याद हो जाए। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा और ये काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। एचएसएससी में भी पूछा गया है और बाकी एग्जाम्स में भी है, वो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जो वायुमंडल में प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपकी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन मैंने एक दो एग्जाम्स में इसके ऑप्शन अलग देखे, उसमें 3 की जगह पे यहां पर 300 लिख दिया गया। इसका मतलब 2 जीरो इधर लगा दी गई, तो 300 गुना में 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक एग्जाम में 3000 भी लिखा हुआ था, तो 3000 गुना में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जितनी जीरो इधर शिफ्ट हो जाएंगी उतनी ही पावर क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। जैसे इसमें 2 जीरो आ गई थी तो 2 पावर हमने कम कर दी, इधर 3 जीरो आ गई तो इसमें से 3 पावर हमने कम कर दी। लेकिन मेनली एग्जाम्स में यही आता है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। फिर अगर ये ना दिखाई दे फिर आपको समझ लेना है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। देखो, 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है, देख लिया ना आपने। ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं छत से तार लगाऊंगा, नीचे आऊंगा तब तक लाइट नहीं आएगी, और इसकी स्पीड देख लो 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार होती है। एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये होते क्या हैं, तो आंसर कैसे कर पाओगे। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले परावर्तन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। जैसे कि ये मान लो, ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन है, एक बिंदु है, यह हमने बना दिया है, और यहां से हमारा क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। यहां से हमारा प्रकाश आता है और इससे टकराता है और इधर वापस चला जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? परावर्तन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? परावर्तन बोला जाता है। और जो ये आने वाली जो किरण होती है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण इसको बोला जाता है। और इससे जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण कहां पर बनेगा? इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, एक सीधी लाइन होती है, जिसको क्या बोला जाएगा? जिसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? अभिलंब, जिसको बोला जाता है। और यहां पर जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा भाई आपका आपतन कोण बोला जाएगा। जो बातें बता रहा हूं ना, इनको सुनते हुए जाओ, याद अपने आप हो जाएगा। यहां से जो किरण आ रही होती है उसको क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। और यहां पर अभिलंब और या आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? आपतन कोण बोला जाएगा। जिस तरीके से ये किरण आ रही है और परावर्तित होकर जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण बोला जाएगा इसको। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ठीक है, और यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? आपका परावर्तन कोण वो हो जाएगा। जो आपतन कोण होता है, जो आपतित कोण होता है, और ये आपका परावर्तित कोण होता है, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, जो आपतन कोण आपका बनेगा और ये परावर्तन कोण बनेगा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होने वाला है? 70 डिग्री होने वाला है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो यहां से क्या समझ, इतना आपको आ गया, मैं दोबारा से बता रहा हूं अब। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां से जो किरण आ रही है और वापस ये जा रही है, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? परावर्तन बोला जाता है।
यानी कि सेम माध्यम से आना, जिस माध्यम से आ रही है, ये वाला माध्यम है ना, इस माध्यम से आ रही है, चाहे वो हवा आपका माध्यम हो सकती है, चाहे जल वाला माध्यम हो सकता है, कोई एक भी माध्यम हो। तो अगर आपके एक माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है टकराकर, तो उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन जैसे ये किरण आई है, ये किरण आपकी यहां से आई है, लेकिन ये क्या हो कि किरण यहां से आ रही है, आई एक माध्यम से आई, यहां से टकराकर वापस नहीं गई, दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको रिफ्लेक्शन परावर्तन को, और इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अपवर्तन का मतलब समझ गए ना, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, दूसरे माध्यम में अगर आपकी जो किरण है वो चली जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अपवर्तन कहा जाएगा। प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग, यानी फैलाव। ठीक है, फैलना या फैलाना आप इसको कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया? ये आपको समझ में आया ना कि कैसे होता है परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। इसके अलावा प्रकाश के बारे में बात करें, पहले प्रकाश होता क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ये चीज होती है कि जैसे कि हम किसी की ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो वो क्या होता है अगर प्रकाश नहीं होगा? प्रकाश का मतलब इंग्लिश में जिसको लाइट बोलते हैं, सिंपल भाषा में आप उसको रोशनी बोल सकते हो, कि बिना प्रकाश के हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर ये रिमोट है, इसके ऊपर ये लाइट पड़ रही है ना, जिसी वजह से आपको और मुझे दिखाई दे रही है। अगर इसके ऊपर लाइट नहीं आएगी, बिल्कुल अंधेरा होगा, तो नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब प्रकाश क्या है? किसी भी वस्तु को देखने में काम आता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार होती है? तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना है वो आपकी जिम्मेवार होती है, ये अपने को बताना है। बताओ, तारों को टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना है? एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। सभी को आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। सभी को आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है। बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सफेद प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? सफेद जो प्रकाश होता है, या सफेद या श्वेत प्रकाश आप इसको बोल सकते हो, जो सफेद प्रकाश होता है उसके 7 घटक रंगों में विभाजन हो जाना क्या कहलाता है? जो प्रकाश होता है उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजन हो जाना क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग भागों में विभाजन हो जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विक्षेपण कहलाता है। क्या कहा जाएगा? विक्षेपण। और ये कौन कौन से रंग होते हैं? ये होते हैं आपका विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। ये 7 अलग अलग रंग हो गए आपके विबग्योर। वी से क्या हो जाएगा? आपका वोयलेट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंगनी कलर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कलर हो जाएगा? बैंगनी कलर हो जाएगा विबग्योर। वोयलेट बैंगनी, आई से इंडिगो हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये 7 कलर होते हैं। कितने कलर? ये 7 कलर होते हैं। विबग्योर याद कर लेना, VIBGYOR। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अवतल दर्पण हमेशा एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु रखी जाती है। कहां पर वस्तु रखी जाती है? ये क्वेश्चन HSSC में कई बार पूछा गया है, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को कहां पर रखा जाता है? बताइए, वस्तु को कहां पर रखेंगे? तो वस्तु को जब रखा जाएगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से जब परे रखा जाएगा तब ये अवास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो जो लेंस की क्षमता होती है वो आपकी डायोप्टर में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। लेंस की जो क्षमता होती है वो किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें? डायोप्टर में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, वैसे अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है लेकिन जो आपके एग्जाम्स में आए हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? एग्जाम्स में दो टाइप से पूछा जाता है। सबसे कम आपसे पूछ सकता है, सबसे अधिक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे कम भी पूछता है, सबसे अधिक भी पूछता है। तो सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम वाला बता देना, सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक बता देना। वेवलेंथ की बात हो रही है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। तो सबसे कम किसका होता है? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, वो लिख लो आप, विबग्योर वाला, विब GYOR। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विबग्योर। तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा वोयलेट का, बैंगनी का। और सबसे अधिक किसका होगा? रेड का होगा। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सबसे कम पूछा है तो वोयलेट हो जाएगा, और सबसे अधिक पूछता तो क्या हो जाता? आपका रेड हो जाता। फिर क्रम आप इधर देख सकते हो, सबसे कम है फिर बढ़ती हुई जाती है, इस तरीके से है। ठीक है, दो रंगों के बीच में भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ लेगा ब्लू और ग्रीन में किसका तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है या ज्यादा होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टिका का वह दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान तरीका है याद करने का। देखो क्या है कि दृष्टिका का वह दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो कौन सी वस्तुओं को देख पा रहा है? पास की वस्तुओं को। तो यानी निकट की वस्तुओं को देख रहा है तो उसको कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं उसको नहीं दिखाई दे रही, निकट की दिखाई दे रही हैं, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। ये अपने को याद रख लेना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। और दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो। वह घटना जिसके कारण सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है उससे पहले आपको सूर्य दिखाई देने लग जाता है ना, थोड़ा लाल लाल कलर का कि लग रहा कि भाई सूर्य आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में पूछा है कि वह घटना जिसके कारण सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है। जब साफ मौसम होता है, सुबह उठ के देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा भाई वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, तो ये हो जाएगा जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रखी होती है। उत्तल और अवतल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं यहां पर लेके आया हूं आप सभी के सामने। तो यहां पर तो आंसर भी हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि जो आपका फोकस दूरी हो और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक है, कार में पिछला दृश्य दर्पण आमतौर पर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो आपका कार हो गया या बाइक हो गया, उसमें जो साइड मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है, साइड मिरर लगा होता है, उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? सिंपल भाषा में ही समझो। ठीक है, चाहे वो आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, आप जिस पे भी लगा रखे हो, ट्रैक्टर हो सकता है, साइकिल हो सकती है, जो भी आपका दिल करे।
तो उसमें जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों? इसको समझो। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बड़ी वस्तुओं को छोटा और स्पष्ट दिखाई देता है, छोटा व स्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट आप लिख सकते हो कि स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, स्पष्ट, छोटा व स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब एकदम सही से दिखेगा। अगर मान लो कि उत्तल की जगह अवतल लगा देंगे तो अवतल दर्पण में कोई चीज हमें बड़ी दिखाई देती है। जब हमें बड़ा देखना होता है ना, जैसे जिम जाते हो, वहां पर कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अगर जिम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वहां पर आपकी बॉडी डोले सोले है ना, वो ज्यादा बड़े दिखाई देने चाहिए, तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटी चीज दिखाने के लिए, क्योंकि भाई ज्यादा एरिया कवर करना होता है ना। अगर बड़े दिखा देंगे, एक गाड़ी आ रही है उसको बड़ा दिखा दिया तो फिर वही दिखेगी, उसके पीछे का और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्या होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा और अवतल दर्पण का प्रयोग बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। और याद भी कर सकते हो कि उत्तल भाई छोटा होता है, 3 अक्षर का ही है, तो इसमें छोटा दिखाई देगा। अवतल क्या है? बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और हाँ, यहां पर दर्पण की बात आ रही है तो मैं एक बात बताता हूं। कांच, ठीक है, जो आपका कांच हो गया, या आप इसको शीशा बोल लो, ठीक है। चलो, कांच, कांच और दर्पण में क्या फर्क होता है? कांच और दर्पण में क्या फर्क होता है ये बताओ। आपने अपने जो घर में खिड़कियां लगी हुई हैं उनमें क्या लगा होता है? दर्पण लगा होता है या कांच लगा होता है? बताओ। एग्जाम्स में आता है, उसमें कांच लगा होता है या दर्पण लगा होता है? तो कांच क्या होता है? कांच एक सिंपल चीज होती है जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कांच, उसके आर पार आप मारोगे तो नीचे है वो प्रकाश चला जाता है, ठीक है। घर की खिड़कियों से आपको बाहर का दिखाई दे रहा होता है ना, तो वो क्या हो गया? वो आपका कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कांच हो जाएगा। लेकिन दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है जिसके आर पार ना दिखाई दे, यानी कि इसकी एक साइड है वो कवर कर दी जाती है, जैसे ये वाला है, समझ रहे हो? ये इधर है पेंट नहीं किया हुआ और इधर क्या है? पेंट कर दिया गया, कुछ भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से प्रकाश है वो दूसरी तरफ ना जाए। तो क्या बन जाता है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कांच और दर्पण में क्या फर्क होता है, तो ये याद रख लेना। ये भी एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। कांच का प्रयोग हम अपना चेहरा देखने के लिए, बाल संवारने के लिए नहीं करते हैं, उनका इस्तेमाल खिड़कियां वगैरह में हम करते हैं। चेहरा देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। जो आप बाल संवारते हो ना, उसके लिए दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में ध्यान आ गया, उसको क्या बोला जाता है? ग्लास एंड मिरर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ग्लास एंड मिरर। चलो, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की इकाई क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कैंडेला हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? कैंडेला हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने ये देखो बताया था कि ये आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो गया। यहां पर बना कोण और यहां पर बना कोण बराबर होगा, यहां पर बना कोण और यहां पर बना कोण को बराबर होगा। तो यहां पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और यहां पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और ये बराबर होता है, कब होता है ये अब आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था? कब? परावर्तन में। ये किसका नियम हो जाएगा? परावर्तन का नियम। अपवर्तन में तो ये वाली लाइन नीचे ही चली जाती है, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा? परावर्तन का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? परावर्तन का नियम। और अगर वैसे भी याद नहीं रहता तो एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, देखो इसमें क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो ये क्या आई और परावर्तित हुई, तभी तो इसको परावर्तन बोला जाता है। दोनों में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कंफ्यूज नहीं होगे आपतन और परावर्तन में, सॉरी अपवर्तन और परावर्तन में, ठीक है। चलो, बाधाओं के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने को क्या कहा जाता है? जो बाधाएं होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनके चारों ओर प्रकाश मुड़ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विवर्तन कहा जाएगा।
ठीक है, क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये अपने को बताना है, बताओ। ठीक है, क्या है? दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होगा? दीर्घ दृष्टि के लिए अभी याद करवाया था। निकट दृष्टि के लिए कौन सा बताया था? निकट के लिए कौन सा बताया था? अवतल। और दूर, निकट के लिए कौन सा बताया था? आपको बताया था अवतल। और यह है दीर्घ दृष्टि, या इसको आप दूर दृष्टि भी बोल सकते हो, दूर दृष्टि। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ, और याद करने का तरीका क्या है? दीर्घ दृष्टि में क्या होता है? दीर्घ दृष्टि में दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती। यानी छोटी छोटी चीजें हैं, वो बिल्कुल पास है, वो नहीं दिखाई देती। ये छोटा है, उसमें बड़े वाले में बड़ा है। ठीक है, ऐसे याद कर सकता। और जो वैसे याद कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप तगड़े हो, तो आपको वैसे याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो मैं आपको यहां पर दिखाई रहा हूं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला, अगर आपने पढ़ा होगा, कभी भी पेपर उठा के देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा। तो क्योंकि जो प्रकाश है वो फैल जाता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, वो दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो वो क्या होती है भाई? अनंत होती है। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। जो मानव आंख होती है, जो हमारी आंख है ना, ये भी एक लेंस की तरह काम करती है। ठीक है जी, तो इसमें हमसे पूछा है कि जो मानव आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई? रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। और हमारी आंख के अंदर प्रकाश को कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको करता है आपकी पुतलियां करती हैं। जो हमारी पुतलियां होती है ना, ये इनको कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें क्या है कि हमारे जो प्रकाश जा रहा है उसको रोकने के लिए हम पुतलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना अंदर जाना चाहिए हमारी आंख के लिए हेल्थी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आपका परितारिका हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। तो ये याद रख लेना, शायद आगे क्वेश्चंस भी आएगा। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चंस क्या था उसी पे फोकस कीजिए अभी के लिए। क्या हो जाएगा आपका? मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्वात में प्रकाश की चाल से अनुपात क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। ध्यान से पढ़ो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्वात में प्रकाश की चाल से अनुपात क्या कहलाता है? उसको अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा बनने वाला है। इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल घटना क्या है? आपने इंद्रधनुष देखा होगा, बचपन में बहुत प्यारा लगता था, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसमें आपके सातों कलर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। चलो, ये आपका नहीं है अभी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया वो क्वेश्चन कि आंख का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कि कितनी मात्रा अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, कितनी मात्रा हमारे आंख को नुकसान करेगी, कितनी नहीं करेगी, उसको कौन नियंत्रित करता है? उसको करता है भाई आपका आइरिस करता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आइरिस। ठीक है, ऐसे लिख के भी आपको दिया जा सकता है, परितारिका की जगह ऐसे भी आ सकता है, आइरिस।
ठीक है, तो याद रख लेना, परितारिका हिंदी वाले रटना ही मत, हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, इंग्लिश में भी लिख के दे देता है, इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? अगर बातें मैंने समझाई वो आपने समझी होगी तो आप आराम से इसका आंसर कर दोगे, क्योंकि पानी में क्या है, हम प्रकाश डालते हैं तभी तो हमें पेंसिल दिखेगी, और प्रकाश कहां से जा रहा है, बाहर हवा से पानी में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। तो क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रकाश आया है, ठीक है, आपकी वो पेंसिल ऐसे है, लेकिन वो हमें दिखाई क्या देगी, इस तरीके से दिखाई देगी कि ऐसी है, तिरछी खड़ी हुई है। तो रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ये भी नहीं है, चलो ठीक है। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे आपके एग्जाम्स में आएंगे या नहीं आएंगे, फिर उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सवाल वाले क्वेश्चन है ना वो। मानव आंख के लिए दृष्टि की दृढ़ता लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो रिएक्ट करने में कितना समय लगता है ये अपने को बताना है। तो 1/16 सेकेंड, ठीक है, कितना, 1/16 सेकेंड। ठीक है, हम बनाई 1/16 सेकेंड, यानी जो 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा लगता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो। क्या है आपका, कॉर्निया की असमान वक्रता के कारण होने वाली दृष्टि दोष क्या है? जो कॉर्निया होता है उसकी असमान वक्रता के कारण होने वाला दोष कौन सा है, तो उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उसको कहा जाता है भाई, हिंदी में उसको बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं उसको, अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अबिंदुकता बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या वैसे क्या बोलते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो याद कर लेना, वैसे एक ही तो क्वेश्चन है, याद कर लोगे। कॉर्निया की असमान वक्रता के कारण होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है, अबिंदुकता हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का लेंस किनारों की तुलना में केंद्र में मोटा होता है, ये अपने को बताना है। किस प्रकार का लेंस है वो किनारों की तुलना में केंद्र पे मोटा होता है। मैं दोनों लेंस आपके सामने बना देता हूं। ये आपका हो गया भाई उत्तल लेंस हो गया, और ये आपका हो गया अवतल लेंस हो गया। अब आप डिसाइड कर लो, क्या बोला गया है, किनारों की तुलना में केंद्र में मोटा, बीच में मोटा। तो बीच में मोटा कौन सा है, ये सेठ जी हैं, मोटे सेठ जी हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, और ये कौन सा होता है, आपका अवतल लेंस होता है। तो कौन सा हो जाएगा कि किनारों की तुलना में केंद्र में मोटा, तो उत्तल आपका आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस इसको बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि किनारों की तुलना में केंद्र में पतला होता है, क्योंकि ये बीच में देखो ऐसे होता है, ये अगर सिंपली, और ठीक है, तो ये क्या है, केंद्र में क्या हो गया, पतला हो गया, और किनारों पे क्या हो गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। क्वेश्चंस दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या, अपवर्तन में माध्यमों की एक जोड़ी के लिए कांतिक कोण का प्रकाश खाली स्थान से गुजरने के लिए परिभाषित किया गया है, ये अपने को बताना है। बताओ क्या होगा। कहने का मतलब है कि अपवर्तन माध्यमों में एक जोड़ी के लिए कांतिक कोण के प्रकाश को खाली स्थान से गुजरने के लिए परिभाषित किया जाता है। बताओ तो कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, आपका विरल से सघन माध्यम में। कौन से माध्यम में जाएगा, विरल से सघन माध्यम में, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा। ठीक है, विरल से सघन माध्यम में हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा होती है, अवतल की कैसी होती है, तो इसकी नेगेटिव होती है। कैसी होती है भाई, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे वो यहां पर समाप्त होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं
मैं उनकी जो फोटो या पीडीएफ है ना, वो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है वहां पर डाल दूंगा। कहां पर मिल जाएगा आपको? व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस थोड़े से 5-7 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो यहाँ पर लगाने रह गए हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप अपने चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ जाना। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो अभी मिल जाएगा, पहले मिल भी गया होगा, इस वीडियो से पहले ही मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा वो, ठीक है। तो आराम से वो 5-7 क्वेश्चंस और हैं इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन है, उनको और याद कर लेना, ठीक है। और जो बताए हैं क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, आराम से करना, ठीक है। और जितना आप रिवीजन कर सकते हो आप रिवीजन करते हुए चलना। जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उन नोट्स से क्या करते रहो, क्वेश्चंस जितने भी उसमें दिए हुए हैं उनको याद कर लो, ठीक है। 10 तारीख से पहले 10 सितंबर से पहले सारे नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर हम साइंस का है ना वो टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लासेज टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आपको करवाता रहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और साथ में बीच बीच में आपका टेस्ट भी चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने उनको पढ़ लिया ना तो 10 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे, तब तक उनको कंप्लीट कर लेना। जिनके पास नोट्स नहीं है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं भाई, नोट्स अपने ऐप पे अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। कल तो संडे है ना, तो संडे को रहती है छुट्टी, तो कल कर लेना रिवीजन और आराम से क्वेश्चन याद कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।